है सर। अब हम अपना पार्ट 3 चालू करते हैं सर। जो पार्ट 3 में है ना, अपन जितने भी हेजिंग टेक्निक्स होती है ना, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं सर। जो फॉरेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बोलूँगा तो है हमारा ये पार्ट 3 यानी हेजिंग टेक्निक। आप ये मान के चलिए कि हर अटेम्प्ट में हमारे जो हेजिंग टेक्निक्स है ना, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो एमसीक्यूज के आपके इसके अंदर आ जाएगा 6 नंबर का, या फिर मेन क्वेश्चन में आ जाएगा 8 नंबर का। और हमेशा ये नहीं होता है कि किसी एक कॉन्सेप्ट से आपको पूरा का पूरा पूछ लेंगे। बहुत रेयर होगा कि आपका ना जो हेजिंग टेक्निक्स होगी तो उसमें से एक हेजिंग टेक्निक आपको पूरा सा पूरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। हमेशा ऐसे ही क्या करता है, दो या दो से ज्यादा हेजिंग टेक्निक का मिला के क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर से, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो डालते डालता है जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके थे। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कौन कौन सी इंटरनल और एक्सटर्नल हेजिंग टेक्निक होती है अपन उस पर बात कर रहे थे। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे थे इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स पे। तो हमारी इंटरनल हेजिंग टेक्निक में दो टेक्निक और बाकी थी जो कि इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है नेटिंग एक्सपोजर और एक है हमारा लीडिंग एंड लेगिंग। ये दोनों क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारी जो 3 टेक्निक और बची है, जो हमारी एक्सटर्नल टेक्निक्स है, वो है मनी मार्केट हेज, करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं नेटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? इन दिस एक्सपोजर वी ओनली पे नेट अमाउंट only if are payable and receivable in same foreign currency at the same point of time to reduce bid or ask spread। सर इस लाइन का मतलब समझाइए हमको। लेट सपोज आप एक इंपोर्टर है, आपको कोई पेमेंट करना होगा फ्यूचर के अंदर कुछ पर्टिकुलर सर्टेन डेट पे। आपको और आप ना कुछ एक्सपोर्ट भी करते हो, आप इंपोर्ट करते हो पर आप एक्सपोर्ट भी करते हो, तो आपको एक सर्टेन पीरियड पे कुछ फॉरेन करेंसी में आपको रिसीवेबल होगा। लेट सपोज कि आपको ना $1,00,000 का पेमेंट करना है, $1,00,000 का पेमेंट करना है किसी XYZ कंपनी को, पर किसी ABC कंपनी से आपको उसी दिन आपको अगर 4 जैन को पेमेंट करना है, तो 4 जैन को ही आपको कोई पेमेंट रिसीवेबल है $80,000 का किसी XYZ ABC कंपनी से। तो आप क्या बोलोगे, एक काम करना तू हमको यहाँ पे भेजेगा, हम एक्सचेंज करा के वापस लेके जाएंगे, इससे बढ़िया एक काम करना तू वाका वापी पेमेंट कर देना $80,000 का, बचा हुआ पेमेंट हम कर देंगे $20,000 का जो भी बचेगा, यानी कि नेट अमाउंट। या फिर अपन को रिसीवेबल ज्यादा है, अपन को $1,00,000 की रिसीवेबल है और पेमेंट 80,000 का ही करना है, तो बोलेंगे कि एक काम कर $80,000 तो तू उधर डायरेक्ट पे कर दे और $20,000 तू हमको पे कर दे। तो जो अपन नेटिंग करके पेमेंट लेते हैं ना, नेटिंग करके, तो वो हमारा नेटिंग एक्सपोजर होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि हम ना हमारी बिड और आस्क की जो स्प्रेड होती है, हम ना दोनों मिलके बेनिफिट कमा लेते हैं। अगर कन्वर्ट कराने जाएंगे वही हम तो सस्ते में बेचेंगे, बैंकर महंगे में बाय करेगा, तो वो जो बैंकर कमाई करता है बिचौलिया बन के, बैंकर जो बिचौलिया बन के कमाई करता है, अपन उसकी कमाई को खाना चाहते हैं, दोनों अपन बेनिफिट उठाना चाहते हैं उस चीज का। तो इस एग्जाम्पल से समझते अपन ये होता क्या है, TCS हैज टू पे $1,00,000 टू एप्पल। TCS हमारी होम कंट्री की कंपनी, उसको $1,00,000 एप्पल को पे करने, और एप्पल से या फिर एप्पल की जगह कोई सी भी दूसरी कंपनी हो सकती थी, उसको $80,000 रिसीवेबल है। तो अपन या तो एप्पल को बोल देंगे कि $1,00,000 में से 80,000 माइनस करके हमको केवल $20,000 का ही पे करना है आपको। या फिर कोई XYZ कंपनी होती एप्पल की जगह, तो उसको बोलते कि भाई तू एक काम करना, एप्पल को पे कर देना $80,000, अपन केवल $20,000 ही उनको पे करते। तो हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपन को जाना होता है, या फिर अपन को फ्यूचर जो हेजिंग करनी होती, वो कितने पे करनी होती, वो अपन को केवल $20,000 पे करनी होती। ठीक है सर। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कह रहा है कि TCS हैज टू पे $1,00,000 टू एप्पल। एप्पल को $1,00,000 देने, पर TCS को रिसीवेबल है किसी एप्पल से ही। TCS को या तो एप्पल से किसी यूएस की कंपनी से रिसीवेबल है कितने, $72 लाख रुपए। तो सर ये सेम करेंसी में है क्या? नहीं सर, ये सेम करेंसी के अंदर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सेम करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन अपन निकालेंगे कि एक्सपोजर क्या हो रहा है। सेम करेंसी, मैंने क्या बोला, सेम करेंसी में होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला था सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए। तो अपन अज्यूम करके चलते कि जितनी भी पेमेंट अपन को रिसीवेबल है और जो भी पेमेंट देना है वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम के। ठीक है सर। तो अपन उसको बोलेंगे कि एक काम करना, देखो 72 लाख रुपीज अपन को ना क्या कहते हैं आज के 3 महीने बाद रिसीवेबल होने वाले, तो उस टाइम भी वही रेट चल रही होगी जितने पे अपन को पेमेंट करना है। अगर अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे, आप लॉजिक समझिए, अगर आप अपन मार्केट में जाते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई मैं $1,00,000 मेरे को परचेज करने, पर मेरे को ना 72 लाख रुपीज सेल भी करने, तो बोलेगा ना कि आप एक काम करो ना, $8,00,000 के कॉन्ट्रैक्ट कर लो केवल उस दिन की रेट के हिसाब से। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन को एक ही जगह से अगर अलग अलग करेंसी में भी पेमेंट रिसीवेबल है, तो अपन ना सेम करेंसी में लेंगे, यानी कि सेम करेंसी में सेम पॉइंट ऑफ टाइम में ही हमारी नेटिंग होगी, उसके अलावा हमारी नेटिंग नहीं होगी। तो 72 लाख को अपन उस दिन की जो फॉरवर्ड रेट है वो 80 चल रही, तो उससे अपन क्या कहते हैं डिवाइड कर देंगे, तो हमारे $90,000 आएंगे। तो अपन उसको बोलेंगे कि एक काम करना, तू
तू ना अपने आप को हेज कर ले, या फिर तू एक काम करना, $90,000 डायरेक्ट उनको पे कर देना, और हम ना जो एक्स्ट्रा 10,000 का पेमेंट है जो एप्पल को देना है, हम एप्पल को वो एक्स्ट्रा $10,000 का पे कर देंगे। ठीक है सर। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, वही कि एप्पल को तो हमें $1,00,000 पे करना है, पर एप्पल से अपन को 88 लाख रुपीज रिसीवेबल है। तो अपन को अगर उस डेट की करेंसी, उस डेट के अपन एक्सचेंज रेट को देखें तो 80 रुपए, यानी कि अपन को टोटल कितने रिसीवेबल है, अपन को टोटल $1,10,000 रिसीवेबल है। तो अपन क्या करेंगे, अपन $10,000 ज्यादा रिसीव करेंगे क्या उससे। ये देखिए $1,10,000 रिसीवेबल है, तो 1,00,000 का वो पेमेंट करके क्या अपन को $10,000 दे देगा क्या? नहीं सर, अगर वो ऐसा करेगा तो जो $10,000 है ना, उसकी रिस्क अपने सिर पर आ जाएगी, अपने इन्वॉइसिंग पड़ी होगी अपन। ये देखिए इन्वॉइसिंग, इसका मतलब ये होता है कि अपनी करेंसी में इन्वॉइस करो, क्योंकि आप अपने आप को हेज कर सको। अगर बैंकर ये करता है तो अपने पार्ट पे, सॉरी बैंकर नहीं, जो सामने वाली पार्टी है, अगर वो $10,000 का पेमेंट करता है, जबकि अपन ने इन्वॉइसिंग किस में करी हुई, अपनी होम करेंसी में करी हुई है, तो ये अपने पार्ट पे ऑब्लिगेशन हो जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि देखिए हम तुमसे ज्यादा मांगते और हम हमारी करेंसी में ज्यादा मांगते, तो एक काम करो, तुम जितना मांगते हो वो तो लेस कर लो, जो बच रहा है वो हमारी करेंसी में पे कर दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अपन उससे ना 8 लाख रुपए इन होम करेंसी में लेंगे। ये तीसरा एग्जांपल। अब जो मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो हमारा चौथा एग्जांपल है ना, मेजरली क्वेश्चन ऐसे अगर एक्सपोजर नेटिंग का या फिर किसी के भी साथ एड ऑन करके पूछेगा तो ये चौथे वाले से पूछेगा मोस्टली, या तो फर्स्ट वाले से पूछेगा, वो ये जो पार्ट एग्जाम्पल 1 है, या फिर एग्जाम्पल 4 से पूछेगा। ठीक है सर। अब अपन देखते हैं, अगर अपन को बिड और आस्क स्प्रेड दी हुई है, अगर अपन को बिड और आस्क स्प्रेड दी हुई और बोला हुआ है कि टीसीएस को अपन को कितना पे करना है, टीसीएस को पे करना है $1,00,000 एप्पल को, और टीसीएस को रिसीवेबल है 71,89,000, 71,89,000 वहां से रिसीवेबल है। तो अब ये दोनों आपस में म्यूचुअली क्या डिसाइड करेंगे, देखो फॉरवर्ड रेट क्या चल रही है, 78 और 80 चल रही है। इसको भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा एप्पल को भी, क्योंकि उसको 71,89,000 रुपीज परचेज करने। एप्पल की तो होम करेंसी डॉलर है, तो उसको अगर इन्वॉइसिंग में ये पे करना है तो वो ये परचेज करने जाएगा रुपीज। और जो टीसीएस है वो इंडियन कंपनी है, वो क्या बोलेगी, यार मेरे को $1,00,000 बाय करने जाना पड़ेगा। यानी कि दोनों को अगर बाय करने जाना पड़ेगा तो दोनों को अपनी अपनी पर्टिकुलर जो कोटेशन होगा कम में खरीदना पड़े, ज्यादा में खरीदना पड़ेगा। तो वो सोच रहे कि क्यों ना ये बिड और आस्क स्प्रेड का जो हमारा क्या कहते हैं ज्यादा पे कर रहे हैं हम, वो अपन आपस में बेनिफिट ले ले, उसका अपन आपस में बेनिफिट ले ले। तो अगर दोनों को बेनिफिट लेना है तो ना हमेशा क्या होता है, बिड और आस्क का अपन क्या कर देते, एवरेजिंग कर देते। वो जो एवरेजिंग होगी 78 और 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 79। तो ये क्या करेंगे, जो करेंसी का आपस में इधर उधर लेना देना है ना, ये 79 के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है सर। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से कोई सी भी एक करेंसी को कन्वर्ट कर लो और उसको 79 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आ रही है, अगर आपका पेमेंट ज्यादा देना है, अगर आपको ज्यादा पेमेंट देना है और आपको यूएस डॉलर में देना है तो फिर आप यूएस डॉलर में दे दोगे, और अगर आपको लेना है तो फिर आप इंडियन रुपीस में ले लोगे जितना आप लेना चाहते हो। तो एक इसी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लो अपन को ना 71 लाख और 89,000 रुपीज पे करना है, किसको, एप्पल को पे करना है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का मिड वाली रेट ले लेंगे 79 और इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो आएगा $91,000। तो अपन को कितना पे करना है, अपन को कितना रिसीवेबल है, अपन को रिसीवेबल है $91,000, अपन को पे करना है $1,00,000। तो अपन नेट उसको बोलेंगे कि वाह ठीक है, अपन दोनों स्प्रेड खा लेते हैं आपस में, और $9,000 ना आप हमको पे कर देना। आप हमको क्या करना, $9,000 पे कर देना। एप्पल हमको बोल देगा ऐसा, एप्पल हमको बोलेगा टीसीएस को कि आप एक काम करना, $9,000 हमको पेमेंट कर देना। अब अपन वो पूछेगा कि दोनों को बेनिफिट क्या हुआ है, वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दोनों को बेनिफिट क्या हुआ है ये नेटिंग करने से। तो अपन क्या सोल्व करेंगे पहला, अगर अपन नेटिंग नहीं करते तो अपन को कितना पेमेंट देना पड़ता है उसको कंपेयर करेंगे, अगर अपन ने नेटिंग करी तो अपन को कितना पेमेंट देना पड़ा। तो एग्जांपल नंबर 4 है, अपन उससे ही ये क्वेश्चन क्या कहते देखते अपन। एग्जांपल नंबर 4 से अपन क्वेश्चन देखते, इफ नेटिंग इज डन तो अपन को टोटल $9,000 पे करना पड़ा। अगर अपन ने नेटिंग करी तो अपन को कितना पे करना पड़ा, रिसेबल और पेबल आपस में कैंसिल हो गया तो अपन को $9,000 पे करना पड़ा। और अपन को ना किस रेट पे करना पड़ा, $9,000 अपन ना जाएंगे एक्सचेंज, अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे $9,000 का, कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपन ने कि मैं आऊंगा 3 महीने बाद आऊंगा, अपने साथ रुपीस लेके आऊंगा और आपसे डॉलर लेके जाऊंगा, फिर उसकी रेट आज डिसाइड करूंगा। तो किस रेट पे डिसाइड करी होगी, ₹80 पे, क्योंकि डॉलर अपन को बाय करना है, बेस करेंसी अपनी डॉलर है, डॉलर को बाय करना है तो महंगे पे बाय करेंगे। तो अपन को ना 9,000 के हिसाब से ₹80 अपन को $7,20,000 पे करने रहेंगे। अपन को $7,20,000 अपन को टीसीएस को पे करने रहेंगे। अगर अपन को $7,20,000
अपन ने नेटिंग करी तो पे करना है। अगर अपन ने नेटिंग नहीं करी होती, अगर अपन ने नेटिंग नहीं करी होती तो अपन को पहले $1,00,000 पे करना होता। तो अपन कितने में पे करते, $1,00,000 का अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते, वही 80 रुपए में 80 लाख रुपए अपन पे करते। फिर अपन को कितना रिसीवेबल होता, अपन को रिसीवेबल होता 71,89,000, यानी कि टोटल अपन को 8,11,000 रुपए का पे करना पड़ता। अपन को टोटल 8,11,000 रुपए का पे करना पड़ता। तो अपन को जो नेट बेनिफिट हुआ है वो अपन को 91,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। देखिए अपन ने $91,000 का क्या करा, अपन ने आपस में नेटिंग कर ली, दोनों करेंसी का नेट अमाउंट कर दिया। और स्प्रेड में दोनों को कितना बेनिफिट हुआ था, स्प्रेड में दोनों को 79 पे इन्होंने रेट ली थी, तो 80 से ₹1, यानी कि ₹1 का बेनिफिट हुआ था। तो टोटल 91,000 रुपीज का उसका बेनिफिट हो गया। अपन सेम ये चीज ना इसके केस में, डॉलर के केस में करेंगे और 78 को अपन बिड रेट मानते हुए करेंगे। ठीक है सर, ये डॉलर वाला आप कर लेना क्वेश्चन, मतलब सेम ही चीज होगी। अब अपन इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है, एग्जाम में या तो किसी के साथ आया तो जैसा मैंने बताया आपको वैसा होगा, अगर सेपरेट आया तो क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 नंबर का आएगा ये। अगर आया तो ये कैसे करना रहेगा हमारा, ये देखिए सर, ये हमको दिया हुआ है कि इंडियन जो एक्सपोर्ट फर्म है, यानी कि इंडियन जो एक्सपोर्ट फर्म है उसके कुछ इनफ्लोज दिए हुए कि ये इनफ्लोज है, और कुछ आउटफ्लोज दिए हुए, यानी कि उसको ना $, के अंदर ये तो इनफ्लो होने वाला है कितना, 4 करोड़ का, उसको आउटफ्लो कितना होने वाला, उसको आउटफ्लो होने वाला है 2 करोड़ का। तो वो क्या करे, अपन अजम्पशन मान के चल रहे कि आई थिंक ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। तो अपन क्या सोचे, अब ये क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज के टर्म में आप बताइए, यानी कि एक्सपोजर में दोनों को कितना बेनिफिट हो रहा है। ये कुल मिला के बेनिफिट पूछना चाह रहा है कि इंडियन रुपीज में कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये 4 करोड़ अपन को क्या है, इनफ्लोस है, और अपन को 2 करोड़ क्या है, अपन को आउटफ्लोस है। तो टोटल नेट कितना इनफ्लो है, अपन को नेट 2 करोड़ का इनफ्लो है, किसमें, $, के अंदर। $, के अंदर अपन को 2 करोड़ का इनफ्लो है। सेम अपन को फ्रेंच वाली जो करेंसी है उसके अंदर 2 करोड़ का तो अपन को इनफ्लो है और 80 लाख का आउटफ्लो है। तो अपन को टोटल 1,20,00,000 का इनफ्लो है। यूके पाउंड के अंदर अपन को 3 करोड़ का इनफ्लो है और 2 करोड़ का आउटफ्लो है, यानी कि 1 करोड़ का अपन को टोटल नेट बेसिस पे इनफ्लोज है। और जापानीज येन में अपन को थोड़ा 1 करोड़ का आउटफ्लो करना है जापानीज येन का। ठीक है सर, ये देखिए आईसीआई ने यही करा हुआ है, 4 करोड़ का इनफ्लो, ये तो नेट जो इनफ्लोज है वो आने वाले, यानी कि डॉलर में अपन को 20 लाख का 20 यानी कि 2 करोड़ का इनफ्लो है, 20 मिलियन, 12 मिलियन का अपन को फ्रेंच वाली करेंसी का इनफ्लो है, 12 मिलियन का, और 10 मिलियन का अपन को पाउंड वाले के अंदर इनफ्लो है। सेम अपन को ना यहाँ पे आउटफ्लो है, क्योंकि जापानीज को अपन को पैसा ज्यादा देना और कम रिसीवेबल हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंडियन रुपीस में अपन को निकालना है, तो टोटल स्प्रेड पे टोटल अपन ने कितना इनफ्लो से स्प्रेड बचा लिया, तो अपन वो चीज देखेंगे। ठीक है सर, टोटल अपन को मतलब कितना पे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, टोटल एक्सपोजर कितना है, बिड आउट स्प्रेड का अपन एक्सपोजर ही तो निकाल रहे हैं, तो कितना पे करना पड़ रहा है आप ये देखिए। स्पॉट रेट 48.01 चल रही है और फॉरवर्ड रेट चल रही है अपनी 48.82। अपनी कितनी चल रही है, स्पॉट रेट 48.08 और फॉरवर्ड रेट क्या चल रही है अपनी 48.82, यानी कि अपना क्या कहते हैं स्वैप कितना है, अपना जो स्वैप है वो कितना है, वो अपना 0. अपन को पर $1 खरीदने के लिए इन फ्यूचर अपन को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, अपन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 0.81। देखो ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अपन को अगर डॉलर सेल करना है तो अपन को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, अपन को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि इनफ्लोज है ना, अपन को ज्यादा मिल रहा है, तो अपन को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आज मिलता तो अपन को 48.01 के हिसाब से मिलता, और अगर अपन को 3 महीने बाद मिल रहा है तो किसके हिसाब से मिल रहा है, 48.82 के हिसाब से। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है अपन को, टोटल एक्स्ट्रा मिल रहा है अपन को 0.81। ठीक है सर, और कितने इनफ्लोज पे मिल रहा है अपन को एक्स्ट्रा, अपन को 20 मिलियन पे एक्स्ट्रा 0.81 मिल रहा है, यानी कि टोटल अपना जो एक्सपोजर है, यानी कि जो अपनी अर्निंग हो सकती है अगर फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपन एग्रीमेंट हो जाते तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि सर ये इनफ्लोज है, टोटल नेट इनफ्लो अपन को मिल रहा है, अगर आज मिल जाता तो अपन को 48.01 के हिसाब से मिलता। अब अपन को जो भी पर्टिकुलर टाइम है, जो भी फॉरवर्ड रेट है अपन को उस दिन मिल रहा है, तो अपन को कितने में मिल रहा है, अपन को 48.82 में मिल रहा है। डिफॉल्ट अजम्पशन ये है कि अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कर लिया होगा। तो अपन को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है पर डॉलर, अपन को पर डॉलर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, अपन को पर डॉलर एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.81। सेम अपन ये फ्रेंच करेंसी में देखेंगे कि अगर आज मिलता अपन को, तो आज अपन को अगर अपन कन्वर्ट कराते तो 7.45 पर एफएफ में मिल जाता,
पर अपन को फॉरवर्ड में ये 8.12 में मिलेगा, यानी कि पर एफएफ पे अपन को कितने रुपीस एक्स्ट्रा मिलेंगे, अपन को 0.67 एक्स्ट्रा मिलेंगे। सेम चीज यूके पाउंड में और सेम चीज जापानीज येन में अपन को कम मिलेंगे, अपन को $80 कम मिलेंगे, पर अपन को इसके अंदर एक्सपोजर है, यानी कि अपन को ज्यादा पे करना है। ठीक है सर, ये देखिए अपन को ना कम पेड करना पड़ेगा। पहले ना अपन को ना ₹1 के अंदर अपन को ₹3.20 जापानीज येन मिल रहे थे। ये जापानीज येन ₹1 के कंपेयर में दिया हुआ है, क्योंकि अपन ने वो इंटरप्रिटेशन पढ़ा था कि जापानीज येन सबसे कमजोर होती है। अब अपन को ना 80 पैसा कम देना पड़ेगा, अपन को 80 पैसा कम देना पड़ेगा, अपन को सॉरी अपन को 80 पैसा कम मिलेगा। पहले अपन को ₹1 में 3.2 जापानीज येन मिल रहे थे, अब अपन को ₹1 में 2.40 ही जापानीज येन मिल रहे हैं, यानी कि अपन को ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे पेड करना है ना, अपन को पेमेंट करना है। यहाँ पे इन तीनों में तो रिसीवेबल है और यहाँ पे पेमेंट करना है, इसलिए माइनस में आ गया। अगर ये अपन को रिसीवेबल होता तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता, क्योंकि जापानीज येन ज्यादा आते हैं हमारे पास, रुपीज में कन्वर्ट होने के बाद वो अपन को ज्यादा मिलते हैं, मतलब जापानीज येन जो भी आते हैं रुपीज में कन्वर्ट होने के बाद ज्यादा मिलते हैं। ठीक है सर, ये हमारा स्प्रेड हो गया कि अपन को ना पर यूनिट पे कितना ज्यादा मिल रहा है, पर यूनिट पे कितना कम मिल रहा है, जो आउटफ्लोस है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडियन रुपीज के अंदर टोटल इनका एक्सपोजर आ जाएगा। आई होप अब ये कह रहा है क्वेश्चन दूसरा कि अपन को किसके अंदर हेजिंग करनी चाहिए, अपन को जापानीज येन में करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने पर रुपीज पे माइनस का 0.80 का अपन को लॉस होने की चांसेस ज्यादा है, यानी कि अपन को मतलब कुल मिला के वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से अपन को लॉस होगा, बाकी इन तीनों में अपन को प्रॉफिट होगा, तो अपना आंसर होगा जापानीज येन। ठीक है सर, आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन बात करते हैं लीडिंग एंड लैगिंग की। लीडिंग एंड लैगिंग सर ये होता है कि लीडिंग एंड लैगिंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लीडिंग एंड लैगिंग क्या होता है, ये दो अल्टरनेटिव होते हैं पेमेंट करने के। मान लो एक इंपोर्टर है, उसको कोई पेमेंट करना है, तो मार्केट में एक हेल्दी प्रैक्टिस ये चलती है, या तो वो बोलते हैं कि तुम हमको आज ही पेमेंट कर दो, या फिर वो कोई टाइम पीरियड दे देता है कि वह ठीक है एक काम करना 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, या तो तुम हमको आज ही पेमेंट कर दो या हमको 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। अब इसके अंदर कुछ चीजें और क्या कहते हैं एग्रीमेंट में कुछ चीजें और वो क्या कहते हैं आपस में एग्रीमेंट में हो सकती है कि जैसे अगर तुम मेरे को आज ही पेमेंट कर दोगे तो मैं तुमको इतना डिस्काउंट दे दूंगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर या तो तुम मेरे को आज पेमेंट कर दो, डिस्काउंट तो नहीं दूंगा मैं, अगर तुम मेरे को 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो मैं तुमसे इंटरेस्ट जरूर चार्ज करूंगा। तो ये होता क्या है लीडिंग का मतलब कि वो अपन को 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन तो ये देता है या तो तुम आज पेमेंट कर दो लीडिंग, या फिर तुम मेरे को ना एक सर्टेन पीरियड के बाद यानी कि क्रेडिट पीरियड तक तुम मेरे को ना 3 जो कोई भी महीना हो सकता है, मतलब 1 महीने बाद कर देना, 2 महीने बाद कर देना है, 3 महीने बाद कर देना। तो ये दूसरा वो ऑप्शन देता है लेगिंग का कि तुम लेग कर दो, अभी मत दो, 3 महीने बाद देना। अगर तुम 3 महीने बाद दोगे तो हो सकता है वो इंटरेस्ट चार्ज करे आपसे, हो सकता है कि अगर आप अभी पेमेंट कर रहे हो तो आपको आप डिस्काउंट दे दे। वो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट देना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। बस मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रीडिंग का मतलब ये होता है या तो आपने आज के आप पे कर दिया या फिर आपने थोड़ा जल्दी पे कर दिया, यानी कि 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि या तो तू इमीडिएट पे कर दे, या फिर एक काम कर 3 महीने की क्रेडिट लिमिट है तेरे पास, पर अगर तूने 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया ना तो मैं तेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। पर ये 1 महीने के बाद, अगर ये 1 महीने के बाद और 3 महीने के बीच में तूने पेमेंट करा ना, तो जितने भी टाइम एक्स्ट्रा तू लेगा 1 महीने के अलावा, इसके अलावा, तो उसके ऊपर मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा। तो लेंडिंग का मतलब क्या होता है, या तो अपन ने वो इमीडिएट पे कर दिया या फिर अपन ने तब पे करा जब अपना कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, यानी कि 30 दिन तक। बट फिर अपन लेगिंग का मतलब क्या होता है, लेगिंग का मतलब ये होता है कि अपन ने ना पेमेंट फाइनल ड्यू डेट पे करा। लेगिंग का मतलब होता है कि अपन ने पेमेंट फाइनल ड्यू डेट पे करा, जो भी उसको इंटरेस्ट लेना था। या तो उसने ऑप्शन दिया हुआ होगा कि मैं पूरा इंटरेस्ट लूंगा, या फिर 30 दिन तक की क्रेडिट लिमिट है, उसके बाद के 2 महीने की और है तो मैं देखो ना 2 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, तो वो इंटरेस्ट देके फाइनल ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा, वो होगा लेगिंग। ठीक है सर, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वी कंपेयर। हाँ सर, एक और चीज मैं बताता हूँ, जो भी अपन ना करेंसी यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो भी अपन आउटफ्लो कंपेयर करेंगे, अपन लेगिंग पेमेंट है तो लेगिंग पेमेंट अपन कब पे कर रहे हैं, लेगिंग पेमेंट पे कर रहे हैं अपन फाइनल ड्यू डेट को। यहाँ पे अपन ने परचेज करी थी, ये अपन को क्रेडिट लिमिट मिली और अपन यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लेगिंग पेमेंट। पेमेंट कब हो रहा है, अपने एग्जाम्पल में 3 महीने बाद। अगर अपन लीडिंग पेमेंट कर देते, तो अपन को या तो यहाँ पे पेमेंट होता सेम डे पे, या फिर 1 महीने बाद, जहाँ पे हमारी क्रेडिट अगर उसने दिया हुआ है कि भाई 1 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे कर रहे होते। तो हमेशा ना
एसएफएम का एक रूल है, कभी भी आप दो पेमेंट को कंपेयर करोगे ना तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होने चाहिए। तो जो आपने आज पेमेंट करा है या फिर जो आप एक महीने बाद पेमेंट कर रहे हो जो कि इंटरेस्ट फ्री है, तो इन दोनों को ना आप ये फाइनल ड्यू डेट की पेमेंट के बराबर लेके जाओगे, इक्विवेलेंट लेके जाओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने जितना भी पेमेंट करा होगा ना, तो आप ये सोचोगे कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बैंक से उधार लेके आऊंगा, उधार लेके आऊंगा तो मैं बोरोइंग रेट पे लेके आऊंगा, और मैं उस रेट पे जो इंटरेस्ट पेड करूंगा, बैंक को भी तो अपन इंटरेस्ट पेड करेंगे। अपन ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन मान के चलते हैं कि आज हमारे पास कोई पैसा नहीं है, अगर हम इसको पेमेंट भी कर रहे हैं तो हम बैंक से उधार लेके आके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन को ना ये 3 महीने बाद की पेमेंट ड्यू डेट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके जानी है। तो अपन ने जो भी पेमेंट कर रहा है ना, इसके अंदर बैंक के पेमेंट का भी एडजस्टमेंट कर देंगे और टोटल ऐड कर देंगे कि भाई ये तो हमने पे करा, ये 3 महीने हमारे बैंक का इंटरेस्ट लगा या फिर 2 महीने हमारा बैंक का इंटरेस्ट लगा, टोटल हमारा ये पेमेंट हुआ ड्यू डेट को अपन बैंक को भी पे कर देंगे। या तो ड्यू डेट पे अपन पे कर देंगे सप्लायर को या फिर अपन ड्यू डेट पे पे कर देंगे बैंकर्स को। तो अपन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे लाते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा एक और नोट बता देता हूं मैं। इफ क्वेश्चन देयर इज 2 इंटरेस्ट रेट, अगर 2 इंटरेस्ट रेट दी हुई है तो हमेशा जो एंड वन इज फॉर द बोरिंग रेट, पहली जो है वो बोरो के लिए और सेकंड फॉर द इन्वेस्टमेंट रेट, वी विल चूज बोरोइंग इंटरेस्ट रेट। अपन ना बोरोइंग इंटरेस्ट रेट चूज करेंगे। अगर 2 इंटरेस्ट रेट दी हुई ना तो अपन हमेशा बोरोइंग इंटरेस्ट रेट चूज करेंगे। अपन ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन मान के चलेंगे कि हमारे पास आज पैसा नहीं है, हमारे पास 3 महीने बाद कहीं से तो पैसा आने वाला है, पर तब तक के लिए अपन ना अगर आज पेमेंट कर रहे हैं तो अपन बैंक से उधार ला के पेमेंट करेंगे, या फिर अपन ना 3 महीने बाद अगर सप्लायर्स को भी पेमेंट करेंगे ना तो सप्लायर जितना इंटरेस्ट अपन को देने वाला है लोन, तो अपन उस इंटरेस्ट पे उसको पे कर देंगे। इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इंपोर्टर के पास सरप्लस अमाउंट है, इंपोर्टर के पास क्या सरप्लस अमाउंट है, तो फिर वो इन्वेस्टिंग रेट फॉलो करेगा। कारण अगर उसके पास ऑलरेडी सरप्लस अमाउंट है तो वो यहाँ पे कर रहा है। अगर वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करता तो वहाँ पे कोई ना कोई इंटरेस्ट कमाता, तो उसने सोचा नहीं यार दूसरी जगह मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे क्या कहते हैं पेमेंट कर देता हूँ और मेरे ना दूसरी जगह इन्वेस्ट, उसकी अपॉर्चुनिटी चली गई, दूसरी जगह इन्वेस्ट करने की उसकी अपॉर्चुनिटी चली गई। तो अगर उसके पास सरप्लस मनी ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप इन्वेस्टिंग रेट लोगे, वरना आप हमेशा बोरिंग रेट लोगे। ठीक है सर, अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये जो टेबल है ना, इस टेबल में आपके ना जो ऐसे दोनों पूछेगा कि इफ वी लीड इफ वी लेग, तो ये पूरी टेबल से आपके वो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं ये एग्जाम्पशन मान के चल रहा हूँ कि होम करेंसी का मतलब आप इंडियन रुपीज समझोगे, क्योंकि अपन इंडिया के और हेलो। तो आप समझोगे, सॉरी, तो अपन ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि रुपीस अपन इंडिया के है, तो होम करेंसी अपन इस एग्जांपल में मैंने रुपीस लिया है और पेमेंट अपन डॉलर में कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये टेबल है। अगर अपन ने लीड करा यानी कि आज के आज पेमेंट कर दिया तो कितना पेमेंट करेंगे, अगर अपन ने लेग करा, अपन ने 3 महीने बाद पे कर रहे हैं तो कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो टोटल जो आउटफ्लो होगा ना हमारा एंड में अपन वो निकालेंगे इस टेबल के थ्रू। अपन समझते हैं तो इसको ना अपन कैसे क्वेश्चन के साथ ही समझ लेते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 के साथ समझ लेते हैं अपन इसको, तो आपका वो क्वेश्चन भी साथ के साथ हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, एक इंपोर्टर है, उसको ना एक बिल सेटल करना है $1,30,000 का, यानी कि इंपोर्टर मैंने सामान मंगाया होगा, मेरे को पेमेंट करना है $1,30,000 का। वही अपन को 2 चॉइस दिए, पहली चॉइस दी या तो आप हाथों हाथ पे कर दो, इमीडिएट पे कर दो यानी कि लीडिंग, और दूसरा ये कह रहा है कि 3 महीने बाद पेमेंट करना पर 5% इंटरेस्ट के साथ पे करना, 5% इंटरेस्ट की यानी कि लेगिंग। अब वो क्या कह रहा है कि अगर जो इंपोर्टर का बैंकर है, इंपोर्टर का जो बैंकर है वो 15% इंटरेस्ट पे ब्याज देता है, वो जो इंपोर्टर का यानी कि हमारे भारत देश का जो बैंकर है ना वो 15% इंटरेस्ट पे ब्याज पे देता है। तो अपन को आज पेमेंट करना सही रहेगा या 3 महीने बाद पेमेंट करना सही रहेगा? तो आप सब सोचोगे कि सर 3 महीने बाद पेमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना अपन को 5% इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा है। अगर अपन ना क्या कहते हैं आज पेमेंट करते तो अपन बैंक से लोन लेके आएंगे तो 15% पे लोन लेके आएंगे, तो सर अपन को ना यहाँ पे इंटरेस्ट का बेनिफिट तो हो जाएगा, पर अपन को ना फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का लॉस हो सकता है। तो जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है ना फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से अगर कम है तो अपन यहाँ से पेमेंट कर देंगे इंडिया से आज ही बोरो करके, पर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का अपन को बेनिफिट ज्यादा है, और बजाय इसके कि अपन को जितना इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा बैंक को, तो फिर अपन ना आज के 3 महीने बाद सप्लाई को विद इंटरेस्ट पे कर देंगे। ठीक है सर, अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका उस टेबल के हिसाब से।
उस टेबल में मैं लिखता रहूंगा। 1,30,000 डॉलर अपन को पे करना है, ठीक है सर। अगर अपन लीड करते तो अपन को 1,30,000 डॉलर पे करना है, अपन को 1,30,000 डॉलर पे करना है। अपन को ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा नीचे कैसे जाना है। दूसरा, अपन ने यहाँ पे क्या करा, लीड करा, यानी कि आज के आज पेमेंट कर दी। यहाँ पे अपन ने लेग करा, यानी कि 3 महीने बाद पेमेंट कर रहे, ठीक है। अब दूसरा, कोई डिस्काउंट गिवन है क्या? अगर अपन को यहाँ पे बोलता है कि अगर आप आज के आज पेमेंट कर रहे हो तो 1% डिस्काउंट, तो अपन ना 1% इसका 130 माइनस कर देते, पर यहाँ पे कोई गिवन नहीं है तो ठीक है, अपन को कोई डिस्काउंट गिवन नहीं, तो ये जीरो डिस्काउंट। कोई लेग में तो वैसे भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, बहुत सप्लायर अलग ही खोपड़ेगा है तो दे देगा, वरना नहीं मिलता, और क्वेश्चन में भी नहीं देगा आपको, ठीक है। अब अगर कोई इंटरेस्ट है जो सप्लायर चार्ज करेगा, अगर अपन 3 महीने बाद पे कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं 3 महीने बाद पे कर रहे हैं, अगर किसके अंदर पे कर रहे हैं अपन 3 महीने बाद लेके के अंदर, तो सप्लाई क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना। तो सप्लाई कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सप्लाई 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो ये 1,30,000 का 5% 3 महीने के लिए, 1,30,000 का 5% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, यानी कि 1,665 रुपए, ये 1,625 रुपए ये पे कर रहा है। तो टोटल इसको ना फॉरेन करेंसी में, टोटल फॉरेन करेंसी में कितना पे करना है इसको लीड कर रहा है तो इसको फॉरेन करेंसी में 1,30,000 डॉलर का पेमेंट करना है, और इसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है 1,30,000 प्लस ये 1,31,625 डॉलर का लेग कर रहा है, तो इतना इसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, डॉलर। अब ये आता है, इसको ना अपन अब कन्वर्ट करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे अपन इंडियन रुपीस के अंदर। तो सर इस करेंसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस करेंसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या रेट यूज में लेंगे? सर ये देखिए, अपन अगर लीड कर रहे हैं, अगर अपन लीड कर रहे हैं तो अपन आज पेमेंट कर रहे हैं, आज के 3 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, अपन आज पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर अपन आज पेमेंट कर रहे हैं तो अपन आज की रेट यूज लेंगे। अगर अपन आज की रेट यूज लेंगे, अपन को बेस करेंसी डॉलर दी हुई, बेस करेंसी खरीदेंगे बेचेंगे, तो अपन को डॉलर खरीदना है तो महंगे पे खरीदेंगे, यानी कि 48.36। आई होप यही है। हाँ ये देखिए 48.36 अपन को ना महंगे में खरीदना है, फिर अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे 1,30,000 को 48.36 से, 48.36 48.36। तो टोटल कितने अमाउंट अपन को आज नीड है, टोटल कितनी अमाउंट अपन को आज नीड है पेमेंट करने की, 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 48.36, अपन को आज नीड है 6,28,62,00,000 सॉरी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको, काफी लोगों को हिंदी मैथ्स माइट भी नहीं आती होगी वर्डिंग, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। 62,86,800 अपन को कितनी पैसे की जरूरत है आज, 62,86,800, ठीक है सर, ये अपन को आज जरूरत है। पर अपन आज ना ये बैंक से उधार लेके आएंगे, बैंक से उधार लेके आएंगे। अब इसके अंदर ना अपन को कितनी जरूरत है, 1,31,000 1,31,625, ये अपन को डॉलर की जरूरत है, पर ये अपन को आज जरूरत नहीं, आज के 3 महीने बाद की जरूरत है। तो अपन रेट कौन सी यूज में लेंगे, आज के 3 महीने बाद वाली, अपन कौन सी रेट, ये वाली रेट यूज में लेंगे, 48.83 मल्टीप्लाई बाई 48.83 131,625 मल्टीप्लाई बाई 48.83, तो हमारी अमाउंट आ गई ये 64,27,249 रुपीज। ये अपन को जरूरत पड़ेगी कब, 3 महीने बाद, और ये हमको कब जरूरत पड़ेगी, ये हमको आज जरूरत पड़ रही है, तो इसको अपन 3 महीने आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अपन को दोनों को कंपेयर करना है ना, अभी कंपेयर कर नहीं सकते। अगर अभी कंपेयर करेंगे तो ये नाइंसाफी हो जाएगी कि भाई मैं तो 3 महीने बाद की हूँ, तो 3 महीने पहले की, एक बराबरी करो, मेरे से बराबरी करो, तुम भी 3 महीने पे हो, तो अपन ना इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, अपन कितने टाइम का, 3 महीने का। देखिए यहाँ पे 15% का इंटरेस्ट है, तो अपन 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, यानी कि 3.75% टोटल इंटरेस्ट पे कर देंगे अपन, +1 मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई कितना इंटरेस्ट पे करेंगे अपन, 62,86,800। अपन टोटल पेमेंट पे करेंगे 2 लाख बैंक को, 35,755, और इसको ऐड कर देंगे अपन, इसको अपन ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3.75% प्लस 3.75, ये टोटल आ जाएगा अपने, ये हमारा आ जाएगा 65,22,500
555। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर अपन आज पेमेंट कर दे, या फिर अपन आज के 3 महीने बाद पेमेंट करें उसको ड्यू डेट पे, तो बेनिफिशियरी कौन सा ज्यादा है? ये वाला ज्यादा बेनिफिशियरी। और पहले अपन को क्या लग रहा था? ये वाला है। कारण क्योंकि अपन ने सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने दोनों को कंपेयर नहीं करा था। अभी आंसर आप आंसर बुक से मैच कर लीजिए आईसीआई के। ये देखिए, अगर अपन को 3 महीने बाद पेमेंट, अगर आज के आज पेमेंट करना रहता तो 65 लाख, मतलब 65,22,555 का पेमेंट करना है। ये देखिए 65,22,555 का। अगर अपन ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं तो 64,27,249 का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अपन को टोटल बेनिफिट हुआ है, ठीक है सर। इस टेबल के थ्रू आपका एक क्वेश्चन हो गया होगा। अब अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है सर? इसके अंदर बस एक ही एडजस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा है, अपन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि डीएफ लिमिटेड जो इंपोर्टर है सेम, उसको ना 1 करोड़ रुपए पे करने हैं, 1 करोड़ रुपए पे करने, और पेमेंट ना या तो उसको 60 दिन इंटरेस्ट फ्री, या तो 60 दिन में पेमेंट कर दे। मतलब देखिए, हमने ये आज परचेज करा टुडे, ये बीच में 60 दिन, या तो 60 दिन वो इंटरेस्ट फ्री 60 डे में पेमेंट कर दे, या फिर एडिशनल 30 दिन की क्रेडिट और ले सकता है। ये 30 डेज की एडिशनल क्रेडिट और ले सकता है। यानी कि हमारी ड्यू डेट हो गई 90 डेज वाली, ये हमारी ड्यू डेट हो गई। यानी कि 60 दिन तक तो वो बिना इंटरेस्ट के, 60 दिन तक तो बिना इंटरेस्ट के वो क्रेडिट लिमिट यूज कर सकता है। पर उसको एक्स्ट्रा 30 दिन की क्रेडिट लिमिट और यूज करनी, तो फिर वो सप्लायर है, वो 30 दिन का आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो 30 दिन से आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एज ए बिजनेसमैन अपन क्या सोचेंगे कि अपन 60वें दिन, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, पर एज ए बिजनेसमैन आप क्या सोचोगे? पैसा जितना लेट हो बिना इंटरेस्ट के, आप उतना लेट पे करो। क्यों? क्योंकि आप अपनी वर्किंग कैपिटल क्या कहते हैं ब्लॉक नहीं करना चाहते हो। तो आप हमेशा ना, अगर आपको ना ऑप्शन दिया जाएगा तो या तो आप इस दिन पे करोगे, या फिर इस दिन पे करोगे, इस दिन पे करोगे, ये बीच में कभी भी पे नहीं करोगे। ठीक है सर। तो इस केस में ना आप टुडे में तो कभी पे करोगे नहीं, क्योंकि आज भी पे नहीं करोगे। अगर आज भी पे कर दिया तो भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, 60 दिन बाद भी पे कर दिया तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। तो ये वाला भी अपने आज से तो चला जाएगा। तो जो हमारी स्पॉट रेट है वो हमारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन मेरे को एक चीज बताइए, आप आज पेमेंट करना पसंद कर देंगे विदाउट इंटरेस्ट, या फिर 60 दिन बाद विदाउट इंटरेस्ट? ऑफकोर्स 60 दिन बाद। तो अपन को एक ये ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है, एक ये ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है। तो अपन को जैसे यहाँ पे बोला था ना, या तो इमीडिएट या अर्लियर, तो ये पहले तो जो क्वेश्चन करा था वहाँ पे अपन ने इमीडिएट वाला करा था, अब अपन अर्लियर वाला कर रहे हैं कि 60 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो अपन को 30 दिन का इंटरेस्ट पे करने से बच जाएंगे। पर ये 30 दिन का इंटरेस्ट अपन को बैंक को पे करना पड़ेगा, ये 30 दिन का इंटरेस्ट अपन को बैंक को पे करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ अपने लिए ये रेट हट जाएगी। अब अपन जो पहले वाला क्वेश्चन सोल्व करा था ना, सेम वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस ऐसा है कि जहाँ पे वहाँ पे अपन ने स्पॉट रेट यूज करी थी लीडिंग के अंदर, वहाँ पे लीडिंग के अंदर अब अपन 60 डे वाली फॉरवर्ड रेट यूज करेंगे 63.13, और लेगिंग के अंदर अपन ये वाली फॉरवर्ड रेट यूज करेंगे। बैंकर्स की रेट है 9.5%, जो कि केवल 1 महीने के लिए, क्योंकि 60 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है ना बैंकर, तो अपन बैंकर के पास भी क्यों जाएंगे? 60 दिन बाद अगर अपन को पेमेंट करना है तो अपन बैंकर के पास भी नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये एक तो पूछ रहा है पे द सप्लाई ऑन द 16 डे अवाइल द क्रेडिट लिमिट फॉर 30 डे। सप्लाई को 60वें दिन पे करो और 30वें और बाकी 30 दिन आप बैंक से क्या कहते हैं इंटरेस्ट ले लो। दूसरा, अवाइल द सप्लायर्स ऑफर फॉर द 60 डे क्रेडिट, या फिर आप पूरा का पूरा 60 दिन का क्रेडिट ले लो। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दे दिया है, अगर नहीं लिख के देते तो अभी अपन ये एजम्पशन मान के चल रहे थे। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन आई होप हो जाएगा आपसे। ये देखिए सिस्टम, अगर अपन ना सप्लाई को 60 दिन में पे कर देते तो अपन को ना कौन सी रेट यूज लेनी पड़ती? वही लेगिंग कर रहे तो वो वाली रेट यूज करनी पड़ती। तो टोटल अपन को कितना पेमेंट करना, अपन को टोटल कितने रुपए की जरूरत पड़ती? इतने रुपए की जरूरत पड़ती। 1 करोड़ पेमेंट करना था और अपन को 63.15 रेट दी हुई है, तो 63 करोड़ 15 लाख की जरूरत पड़ती। फिर अपन ना 30 दिन के लिए बैंक से उधार लेके आते, 30 दिन के लिए अपन बैंक से उधार लेके आते 63.15 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9.5% डिवाइड बाय 12, यानी कि 50 लाख रुपए अपन को बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो टोटल ओवरऑल 3 महीने बाद
टोटल ओवरऑल मतलब 60 दिन बाद तो अपन को इतना पेमेंट करना पड़ता, अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड हो गए, और ओवरऑल अपन को बैंक को भी 1 महीने का ब्याज देना पड़ता, तो ओवरऑल अपन को कितना पेमेंट देना पड़ता, 63 करोड़ 65 लाख। अगर अपन ने सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो अपन को कितना पेमेंट करना पड़ता, 1 करोड़ रुपए, पर अपन को 30 दिन का ब्याज भी देना पड़ता, तो 1 करोड़ पे अपन ना 30 दिन का 0.8% से ब्याज निकालेंगे, तो ये अमाउंट आएगी टोटल, ये अमाउंट अपन को पेड करनी है, और अपन किस रेट पे करेंगे, 90 डेज वाली रेट पे करेंगे, तो अपन इसे इंटू कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे 63 करोड़ 86 लाख। तो दोनों में से कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है, दोनों में से अपन को बैंक से इंटरेस्ट लेके पेड करना ज्यादा बेनिफिशियल है। वो आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो फ्री के नंबर देके जाएगा आपको। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं मनी मार्केट हेज। सर मनी मार्केट हेज क्या होता है, सिंपली मैं बता देता हूँ, ये ना या तो इंपोर्टर के लिए होता है या एक्सपोर्टर के लिए होता है, या तो ये इंपोर्टर के लिए होता है या फिर एक्सपोर्टर के लिए होता है। होता क्या है, एज ए इंपोर्टर आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, एज ए इंपोर्टर आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, तो फॉरेन करेंसी के अंदर वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आपको पेमेंट करना है। अगर कोई आपकी रिसीवेबल होगा फॉरेन करेंसी में, आपकी कोई रिसीवेबल होगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी असेट्स हो जाएगी, फॉरेन करेंसी में कोई असेट्स हो जाएगी। तो मनी मार्केट हेजिंग क्या बोलता है, अपन इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। मनी मार्केट हेजिंग यानी कि बॉन्ड पेपर वगैरह, बॉन्ड्स हो गए या फिर डिबेंचर्स हो गए, या फिर अपने क्या कहते हैं अपन ने यहाँ पे बैंक के रूप में बात करेंगे, बैंक के अंदर डिपॉजिट कराना, बैंक से लोन लेना, यानी कि मनी मार्केट अपन यहाँ पे बैंक से क्या कहते हैं मेंशन करेंगे, पर मनी मार्केट का बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, अपन रिवीजन पे उसमें नहीं जाते, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हाँ, समझने के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये या तो एज ए इंपोर्टर मेरे को फॉरेन करेंसी के अंदर कोई ना कोई लाइबिलिटी पेबल होगी, और एज ए एक्सपोर्टर मेरे को फॉरेन करेंसी में कोई ना कोई लाइबिलिटी सॉरी कोई ना कोई असेट्स रिसीवेबल होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये क्या कहते हैं कंपेयर करेंगे, अपन क्या कंपेयर करेंगे मनी मार्केट हेज में, कि अगर मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी की असेट्स आने वाली, अगर मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी की असेट्स आने वाली लेट सपोज 3 महीने बाद, तो मैं कितना लाइबिलिटी क्रिएट करूं कि 3 महीने बाद वो आपस में सेटल्ड हो जाए। यानी कि मैं उसको बोलूं कि भाई तू सुन, तू जो मेरे को $1 लाख 3 महीने बाद पे करने वाला है, वो मेरे को पे मत करना, मेरी वहां पे एक और लाइबिलिटी है जो कि $1 लाख की हो जाएगी 3 महीने बाद, तू डायरेक्ट उसको पे कर देना। तो अपन किस रेट मतलब कैसे अपन वहाँ पे फॉरेन लाइबिलिटी क्रिएट करें अपने फॉरेन असेट्स के कंपेयर में, वो अपन मनी मार्केट हेज में सीखते हैं। या फिर अपनी फॉरेन लाइबिलिटी है तो अपन कैसे वहाँ पे असेट्स क्रिएट करें कि हमारी वो फॉरेन लाइबिलिटी 3 महीने बाद सोल्ड हो जाए। तो इसके अंदर टोटल 2 मेथड्स होते हैं, पहला फॉर द इंपोर्टर, फॉर द एक्सपोर्टर, जो कि हमारे जो 2 क्वेश्चन करने वाले वो एक्सपोर्टर और इंपोर्ट, एक क्वेश्चन है वो हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक क्वेश्चन हमारे एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन नंबर 38 है ना, वो मास्टर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका पूरा मनी मार्केट हेज, जितना भी मनी मार्केट हेज के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 38 में कवर हो जाते हैं। तो अपन ये चालू करने से पहले एक बार फटाफट पूरा समझ लेते हैं कि मनी मार्केट हेज होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर फॉर इंपोर्टर अपन को फॉरेन करेंसी में कोई लाइबिलिटी पे करनी है, तो अपन क्या करेंगे, असेट्स क्रिएट कर देंगे फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में अपन खुद से फॉरेन करेंसी में असेट्स क्रिएट कर देंगे। और अगर अपन एक्सपोर्टर है तो अपन क्या करेंगे, अपन फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, असेट्स आने वाली तो लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, वहाँ पे मैं बैंक का यूज लूंगा, पर बैंक की जगह आप बॉन्ड डिबेंचर्स ये भी कंसिडर करके कर सकते हो, पर ये ऐसे ही होता है जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इंपोर्टर हो, आपको 3 महीने बाद $1 लाख आने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे वहां के बैंक के पास, मान लो यूएसए का बैंक है, आप बैंक के पास जाओगे, आप उससे ना उतनी अमाउंट उधार ले लोगे, आप उतनी अमाउंट आज उनसे बोरो ले लोगे कि वो 3 महीने बाद $1 लाख हो जाए। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर आप एक्सपोर्टर हो, चलो एग्जांपल से समझ लेते अपन डायरेक्ट। इंपोर्टर के केस में सबसे पहले राजू ने इंपोर्ट करा $1000 का गुड्स, और आज की स्पॉट रेट चल रही 80.05 बिड आस्क। इंटरेस्ट रेट इंडिया की चल रही है 80% और 12%, यूएसए की चल रही 3% 4%। सर ये जो कम वाली इंटरेस्ट रेट होती है ना, वो हमेशा हमारी इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट रेट होती है, ज़्यादा वाली होती है वो हमारी बोरोइंग इंटरेस्ट रेट होती है। 10% तो मतलब कम वाली तो हमेशा डिपॉजिट वाली होगी। लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अगर आप कभी भी बैंक जाते हो ना, बैंक का तो आजकल ट्रांजैक्शन सबके घरों में यूजुअली रेगुलर बेसिस पे होता ही रहता है, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी अपन फिक्स डिपॉजिट या कोई सा भी डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो उस पर अपन को इंटरेस्ट कम मिलता है कंपेरेटिवली बैंक जितने पे लोन देती है। बैंक ज्यादा पे इंटरेस्ट पे इसलिए लोन देती है क्योंकि वो कमाई कर सके,
यानी कि 12, 13, 15% के आसपास वो लोन देती है, पर्सनल लोन, कार लोन। और इंटरेस्ट अगर अपन डिपॉजिट कराने गए तो अपन को कितना मिलता है, 6%, 6.5%, 7%, 8% तो नहीं मिलता है, क्योंकि होम लोन ही 9% का चल रहा है, तो 8% पे तो वो लेंगे नहीं। तो ज्यादा वाली हमेशा होती है हमारी बोरोइंग इंटरेस्ट रेट, कम वाली होती है हमारी इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये हमको दिया हुआ है इंडिया की 10%, इंडिया के 10% और 12%, यानी कि ये हमारी डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है, ये हमारी बोरोइंग इंटरेस्ट रेट है। और यूएसए के अपन को दी हुई 3% और 4%। ठीक है सर। अब ये क्या कह रहा है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ, अपन को ना 3 महीने बाद पेमेंट करना है। एज ए इंपोर्टर अपन को 3 महीने बाद पेमेंट करना है। और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट अपन को दी हुई 81, 82। ऑल्सो कंपेयर विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अपन को ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी इसको कंपेयर करना रहेगा। एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि आप ना, एक तो आप इस हेजिंग टेक्निक से पेमेंट कर रहे हो, आप इस हेजिंग टेक्निक से भी पेमेंट करोगे, तो दोनों को कंपेयर करोगे कौन से आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है सर। अब अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अपन राजू है, उसको $1000 क्या करना है, $1000 उसको पेड करना है, उसकी लाइबिलिटी है। तो वो क्या करेगा, $1000 को इस तरीके से वहां से उधार लेगा कि वहां पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, वो $1000 हो जाए। वो 3 महीने बाद $1000 हो जाए। वो आज इतनी अमाउंट उधार लेगा कि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उससे वो $1000 हो जाए। देखो, कैलकुलेशन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी फॉर क्रिएटिंग फॉरेन असेट्स, यानी कि कैलकुलेट करनी है अपन को अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी, कि अपन कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करें फॉरेन करेंसी में कि अपन ना पेमेंट कर सके उसका। अपन जब डिपॉजिट करेंगे वहां पे, जब अपन कितना पैसा अपन डिपॉजिट कराए कि वो उस पर इंटरेस्ट मिले। मान लो अगर अपन सोचते कि $1000 अपन डिपॉजिट करा देते, मान लो अपन ने $1000 आज डिपॉजिट करा दिया, उस पर 3% अपन को पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिला, यानी कि $30 और 3 महीने का कितना, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, $60, यानी कि अपने पास तो इतने डॉलर हो गए ना। पर अपन को ये इतने डॉलर तो है ना चाहिए, $60 का अपन क्या करेंगे, अपन ना एक पर्टिकुलर ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करें कि वो 1000 हो जाए, वो 1000 हो जाए। यानी कि अपन ऐसी असेट्स क्रिएट, उतने अमाउंट के असेट्स क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे अपन को जब इंटरेस्ट से उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़े तो वो हमारी $1000 हो जाए। ठीक है सर। तो अपन को पहली स्टेप है कैलकुलेट अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी में कितनी अमाउंट अपन को इन्वेस्ट करनी फॉर क्रिएटिंग फॉरेन असेट्स। फॉरेन असेट्स क्रिएट करेंगे ना अपन फॉरेन करेंसी के अंदर असेट्स टू कवर फॉरेन लाइबिलिटी, जो हमारी $1000 की फॉरेन लाइबिलिटी उसको कवर करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, पीवी कर देंगे फॉरेन करंट लाइबिलिटी को। पीवी कर देंगे, किससे करेंगे, अपन किस पे डिपॉजिट, 4% इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करने वाले, 3% रेट पे। मैंने ये बोला था कि जब भी अपन डिपॉजिट करेंगे अपन कम इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करेंगे, यानी कि 3% पे। ठीक है। फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी डिस्काउंटेड एट द फॉरेन कंट्री डिपॉजिट रेट। ठीक है। रेट इज टू बी एडजस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जितने पीरियड का ना उतने के लिए। तो ये 3% जो है ये पूरे साल भर का है, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका जो फैक्टर निकालेंगे वो फैक्टर आएगा 1.0075। 1 प्लस ये फैक्टर ऐसा आता है, ये फैक्टर आ गया अपना। तो अपन ना $1000 को इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आज अपन को इतने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, आज अपन को $992.56 इन्वेस्ट करने हैं, कि वो 3 महीने बाद जब मेच्योर हो और अपन को पेमेंट करना हो, तो $1000 जो हमारा एक्सपोर्टर, मतलब वो आपका जो हमारा क्लाइंट, मतलब सॉरी हमारा जो सप्लायर है, वो डायरेक्ट बैंक से जाके हमारी डिपॉजिट में से वो $1000 ले लेगा। ठीक है सर। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, 992.56 ये मेमोरी में प्लस मल्टीप्लाई बाई 3% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, हाँ सर $1000 आ रही है, देखिए सॉरी। कैलकुलेट, अब अपन ने कर लिया, अपन को कितना पेमेंट करना है, अपन को 992.56 का आज अपन को क्या कहते हैं वहाँ पे असेट्स क्रिएट करनी है। अब वो अपन को यहाँ पे अगर असेट्स क्रिएट करनी है तो अपन को डॉलर में असेट्स क्रिएट करनी है, तो अपन को रुपीस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना, रुपीस से अपन को कन्वर्ट कराना पड़ेगा आज की तारीख में। मतलब अपन रुपीस लेके जाएंगे, फिर डॉलर खरीदेंगे, फिर डॉलर को इन्वेस्ट करेंगे। तो ठीक है, $992.56 आज अपन क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी कितनी रेट लगेगी, अपनी रेट लगेगी कैलकुलेट अमाउंट टू बी बोरो इन द होम करेंसी स्पॉट रेट एंड बोरो मनी एट द, हाँ यानी कि आज की स्पॉट रेट में करेंगे और अपन बोरो करेंगे, अपन भी क्या करेंगे, अपन बोरो करेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर आप 3 महीने बाद पे करते तो आप बोरो तो करते नहीं। अपन ने लीडिंग और लेगिंग में क्या करा था कि अपन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन दोनों को वैल्यूड कर रहे हैं, यानी कि 3 महीने बाद वाला। तो यहाँ पे भी अपन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लाने के लिए अपन बोरोइंग इंटरेस्ट रेट को यूज करेंगे, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट को अपन यूज करेंगे। यहाँ पे 18 ही आएगा,
यहाँ पे अपन जो रेट यूज करने वाले 80.50 80.50, तो 992.56 एट द रेट 80.50, तो टोटल अपन कितनी करेंसी बोरो करेंगे 992.56 मल्टीप्लाई बाई 80.50, तो अपन बोरो करेंगे अपन 79,901 और इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे अपन 12%, क्योंकि अगर अपन आज पैसा कहाँ से लेके आएंगे, आज पैसा अपन बैंक से लेके आएंगे, यानी कि इंडिया के अंदर तो अपन क्या करेंगे बोरो करेंगे और यूएसए के अंदर अपन इन्वेस्ट कर देंगे, तो 12% के हिसाब से और 3 महीने के हिसाब से 3% प्लस 3%, यानी कि टोटल अपन को कितना पे करना है, टोटल अपन को मनी मार्केट करेंसी के अंदर, टोटल मनी मार्केट करेंसी के अंदर अपन को इसके अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1.03 से, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 82,298। सही, गलत हो गया मेरा, मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ना तो ये चीज़ का मैं सही करके डाल दूंगा। आप यहाँ पे ना 81 की जगह 80.05 कर देना, मिसप्रिंट हो गया था मेरे से। ये देखिए जो हमारी स्पॉट रेट है वो 80.50 है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी 79,901, उसको अपन फैक्टर कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 82,298, ठीक है सर। अब अपन ना यूएस में इसको इन्वेस्ट कर देंगे, तो यूएस में इन्वेस्ट कर देंगे $1,000 हो जाएगा, ये अपन ने क्रॉस वेरिफिकेशन के टाइम देख ही लिया था, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ अमाउंट अपन को बैंक को कितनी पे करनी है, अपन को बैंक को कितनी पे करनी है ये अपन ने निकाल ली थी 82,298। ये हमारे कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो अपन ने 81 ली हुई ना, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, ताकि वो 81 की जगह अपन 80.50 लेंगे, ठीक है सर। तो मेरे को ये बताइए कि अगर आप अभी तीसरी स्टेप के आफ्टर 3 मंथ अपन को क्या करना है, जो $1,000 पे करने थे ना, तो अपन जो हमारा क्या कहते हैं सप्लायर, उसको बोलेंगे कि तुम डायरेक्ट बैंक से ले लो। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन मैं आपको सही करके दे दूंगा। टोटल पेमेंट मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता दी। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी 79,901, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 3% का, इस पे हमारा 3% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो टोटल हमारा 79,901 तो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है 2397। इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अपन को ये वाली अमाउंट पे ऐड करनी है, ठीक है। अब अपन इसको कंपेयर करेंगे फॉरेन करेंसी के साथ। मनी मार्केट में अपन को इतना पे करना है और फॉरेन करेंसी में अपन को फॉरवर्ड मार्केट में कितना पे करना पड़ता, अपन को फॉरवर्ड मार्केट में कितना पे करना पड़ता, अपन को फॉरवर्ड मार्केट में अपन 82, क्योंकि डॉलर खरीदते 82 के हिसाब से, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 82, यानी कि अपन को 82,000 रुपीज का पे करना पड़ता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपन को। तो दोनों में से बेनिफिशियल कौन सी है, दोनों में से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल है, यानी कि अपन ना लास्ट में लिखेंगे कि अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट ले लेंगे। अगर सर एक केस होता, अगर अपन को ना फॉरवर्ड रेट यहाँ पे तो अपन को दी हुई 8183 8182, अपन को क्या रेट दी हुई 8182, अगर अपन को ना रेट अगर दी हुई होती 8283, तो अपन को कितना पेमेंट करना पड़ता, अपन को पेमेंट करना पड़ता 83,000 का। ये 83,000 हमारे इससे तो ज्यादा है ना, आप क्या 82,298 से ज्यादा है, तो फिर अपन लिए मनी मार्केट हेजिंग ज्यादा बेनिफिशियल होती। सेम अपन एक्सपोर्टर का भी देख लेते। सॉरी मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मैं नोट्स के अंदर वापस सही कर दूंगा। आई थिंक टाइपिंग एरर की वजह से वो 81 लेने में आया था, देन बाद में सारा क्वेश्चन में 81 से सोल्व करता हुआ गया। सॉरी, जब मैं नोट्स वापस आप या फिर आप उसको काट के अपडेट कर देना। और एक्सपोर्टर के केस में क्या करेंगे, इंपोर्टर के केस में क्या करा था अपन ने, अपने पास कोई असेट्स आने वाली थी और अपन ने क्या करा, सॉरी अपने पास कोई लाइबिलिटी आने वाली थी, अपन ने वहां पे असेट्स क्रिएट कर दी। इसके अंदर अपन उल्टा कर देते हैं, इसके अंदर अपने पास कोई असेट्स आने वाली है, अपन क्या कर देते हैं, अपन लाइबिलिटी कर देते हैं। तो आई थिंक अगर ये अपन क्वेश्चन से समझे या कॉन्सेप्ट से समझे, आप मेरे को ये बताइए। सर एक काम करते हैं, इसको ना अपन क्वेश्चन से समझ लेते हैं, सारी की सारी स्टेप सेम टू सेम है, अपन स्टेप फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर अपन ना इसको क्वेश्चन से समझ लेंगे, ठीक है। राजू ने एक्सपोर्ट करा $1,000 का, वही अपन को रेट दी हुई, इंटरेस्ट रेट सेम दी हुई, सब कुछ सेम है, बस इस बार अपन ने इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर दिया, तो अपन को ना वहां पर लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि अपन को ना क्या करना पड़ेगा, यूएस से तो अपन बोरो करेंगे, यूएस से अपन उतना अमाउंट बोरो करेंगे कि उस पर इंटरेस्ट लग के वो $1,000 हो जाए और वो अपना क्या कहते हैं पेमेंट, मतलब $1,000 जो मतलब पेमेंट करना रहेगा, जो भी हमारा वहाँ पे कस्टमर है उसको बोलेंगे कि एक काम कर, तो हमारे वो बैंक जा, हमारी $1,000 की लाइबिलिटी है, हम तेरे से $1,000 मांगते हैं, आज हमारी ड्यू डेट है, तेरी भी ड्यू डेट है, वहाँ पे डायरेक्ट पे कर दे। एक तो हमारी ये टेक्निक रहेगी, या फिर अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि पहले हमारे पास मंगाएंगे, उससे वो पे कर देंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो $1,000 को अपन वहां से इस अमाउंट में वहां से अपन क्या कहते हैं बोरो करेंगे कि वो 3 महीने बाद इंटरेस्ट रख के $1,000 हो जाए।
और अपन यहाँ पे लाने के बाद क्या करेंगे, अपन तिजोरी में रख देंगे क्या, नहीं, यहाँ पे लाने के बाद भी अपन इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी गेन करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अपन इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमारी इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, तो इन्वेस्टिंग रेट काम में आएगी 10% कम वाली, और अपन वहां से बोरो करेंगे तो हमारी बोरोइंग रेट काम आएगी 4%, यानी कि ज़्यादा वाली। और अभी हमारी $1000 आ रहे हैं, $1000 आ रहे हैं, तो अपन इसको एक्सचेंज करेंगे तो हमारी कौन कौन सी अपन को कम मिलेंगे इस बार, तो 80 रुपये और 81 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 81 रुपीज़ हमारे काम आने वाली है। ठीक है सर, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे कि अपन को ना कितना लोन वहाँ से लेना है कि वो फ्यूचर फैक्टर हो जाए, मतलब पीवी होके वो 3 महीने बाद $1000 हो जाए। तो हमने 4 महीने का फैक्टर निकालेंगे, 3 महीने के हिसाब से 0.01% उसका फैक्टर होता है 1.01। $1000 को 1.01 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अपन को वहां से कितना लोन लेना है, वहां से लोन लेना है अपन को $990.10 का। ठीक है सर, अब अपन वहां से इंडिया में करेंसी लेके आएंगे तो उसको कन्वर्ट करा देंगे 80 के हिसाब से, टोटल हमारी अमाउंट 79,209 हो गई। अब अपन इसको होम करेंसी में इन्वेस्ट कर देंगे 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो अपन को कितना पैसा मिल जाएगा, अपन को टोटल पैसा मिल जाएगा 189.23 इन्वेस्ट कर देंगे। अब अपन को वहाँ की फॉरेन लाइबिलिटी अपन को क्या कहते हैं सेट ऑफ करानी है, तो हमारी क्या 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 990.10 पे, 990.10 पे हमने 3 महीने का 4% का इंटरेस्ट लग रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 990.10 $1000, यानी कि जो 4%, तो $1000 3 महीने बाद वो इंटरेस्ट लग के $1000 की हो जाएगी। जो हमारा क्लाइंट है अपन उसको बोलेंगे कि एक काम कर भाई तू वहाँ पे जाके पेमेंट कर दे, तो वो वहाँ पे जाके पेमेंट कर देगा कि मतलब एग्जाम में आप लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी यू कैन स्किप इन द एग्जाम। ठीक है, अमाउंट टू बी विड्रॉ आफ्टर 3 मंथ, अगर अपन 3 महीने बाद विड्रॉ करेंगे ना अमाउंट को, तो अपन को कितने मिलेगी, ये अमाउंट मिलेगी, यानी कि अपन ने डिपॉजिट कराई थी 79,209, इस पर अपन ने को 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कि 3 महीने के हिसाब से अपन को 2.5% मिला होगा, उसका फैक्टर होता है 1.025, तो टोटल अमाउंट ये आ गई। और मैंने आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करके दिया हुआ है उसका। आफ्टर 3 मंथ वो पे कर देगा जो हमारा कस्टमर है फॉरेन बैंक को। अब इसको कंपेयर करेंगे अपन फॉरवर्ड रेट से, अगर अपन फॉरवर्ड रेट में चले जाते हैं, अगर अपन फॉरवर्ड रेट में चले जाते हैं तो अपन को फॉरवर्ड रेट क्या दी हुई है, अपन को फॉरवर्ड रेट 81 की दी हुई है। $1000 3 महीने बाद आते तो अपन को 81,000 रुपीज मिलते हैं, 81,000 रुपीज मिलते हैं, और अभी अपन को कितने मिले 81,189, यानी कि अपन को 189 रुपीज का ज्यादा बेनिफिट हुआ मनी मार्केट हेजिंग से। ठीक है सर, अगर ये कह रहा है कि वो 81 और 82 की जगह अगर रेट होती 81.50 और 82, तो 81.50 अगर रेट होती तो $1000 से मल्टीप्लाई करते तो अपन को 81,500 मिलते, जो कि अब मैं जो मनी मार्केट हेजिंग है उससे ज्यादा है, तो वे अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। ठीक है सर, अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। वैसे जो एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 है, जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, जो एक्सपोर्टर वाला एग्जांपल है ना, उसमें आपका ये कवर हो चुका है, यानी कि अपन क्वेश्चन नंबर 29 कर चुके। अब अपन क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर आपका ना पूरा मनी मार्केट हेजिंग का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। 1 मिनट में आता हूँ।